बच्चों अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। बच्चों प्रोटॉन के बारे में आपको बहुत सारी बेसिक्स पता है पहले से, एक बार मैं उनको रिकॉल आपके सामने करा दूं जिससे कि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। बच्चों प्रोटॉन जो है ये परमाणु का एक मूल कण है। क्या है? प्रमुख मूल कण है। प्रोटॉन परमाणु का एक प्रमुख मूल कण है। पहली बात, प्रोटॉन का सिंबल 1p1 या p है। प्रोटॉन की खोज बच्चों 1919 में किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, उनको आप ध्यान से समझेंगे। तो प्रोटॉन का सिंबल 1p1 या p है। प्रोटॉन की खोज 1919 में साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। बच्चों प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम बच्चों आवेश का मात्रक होता है, 10⁻⁻19 कूलाम। और ये बच्चों आवेश होता है धनात्मक। प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। बच्चों आपने देखा था इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश की मात्रा इतनी ही है, लेकिन उसका आवेश है ऋणात्मक। और बच्चों प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.6762 गुणित 10⁻⁻24 ग्राम है। अगर हम इसको एएमयू में देखें तो 1.007276 एएमयू है। 7276 एएमयू है। बच्चों एएमयू परमाणविक कणों के द्रव्यमानों को व्यक्त करने वाला मात्रक है। एएमयू को बच्चों कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु संयुक्त मात्रक। और बच्चों एक एएमयू जो होता है इसमें होता है 1.66054 गुणित 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं बच्चों एक एएमयू में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एएमयू द्रव्यमान का कितना छोटा मात्रक है। तो बच्चों ये प्रोटॉन के बारे में कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको समझाए, आपके सामने रखे। अब बच्चों आते हैं प्रोटॉन की खोज पर। तो बच्चों प्रोटॉन की खोज हुई थी एनोड किरणों के द्वारा। बच्चों आपको मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कैथोड किरणों के द्वारा, लेकिन प्रोटॉन की खोज भी एनोड किरणों के द्वारा। बच्चों एनोड किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं और इन्हीं अति सूक्ष्म धनावेशित कणों को ही प्रोटॉन कहा जाता है। अभी मैं एनोड किरणें किस तरह से उत्पन्न हुई और एनोड किरणों से प्रोटॉन की खोज किस तरह से हुई, ये सारी बातें अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप 1 बाय 1 सारी चीजों को समझते चले जाएंगे। तो बच्चों अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों के द्वारा हुई और एनोड किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं अति सूक्ष्म धनावेशित कणों को प्रोटॉन कहते हैं। अब बच्चों एक बात और आती है कि प्रोटॉन जो है ये पदार्थ का एक प्रमुख मूल कण है। कभी कभी बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन को द्रव्य का प्रमुख मूल कण या मूल कण क्यों कहते हैं। तो बच्चों मूल जो सब सर्वत्र विद्यमान हो उसी को मूल कहा जाता है, जो सभी जगह उपस्थित हो यानी कि सभी पदार्थों में उपस्थित हो उसी को हम मूल कण कहते हैं। तो बच्चों एनोड किरणों वाला एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी नाभिकीय अपक्रियाएं सामने आई जिनसे ये पता चला कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित है। प्रोटॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित है। तो अब चूंकि ये सभी परमाणुओं में उपस्थित है तो इससे ये कंक्लूजन निकला, ये निष्कर्ष निकला कि प्रोटॉन द्रव्य का यानी कि पदार्थ का एक प्रमुख मूल कण है। अब अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि परमाणु को द्रव्य का प्रमुख मूल कण क्यों कहते हैं, तो आप आंसर इसका आराम से लिख सकते हैं कि केवल एनोड किरणों के अध्ययन से ही नहीं अपितु कई अन्य नाभिकीय अपक्रियाओं के अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित हैं।
अर्थात प्रोटॉन द्रव्य का एक प्रमुख मूल कण है। इसको बच्चों मैंने यहां पर राइट डाउन कर दिया है कि केवल एनोड किरणों के अध्ययन से ही नहीं अपितु कई अन्य नाभिकीय अपक्रियाओं के अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में होते हैं। अतः प्रोटॉन द्रव्य का एक प्रमुख या एक मूल कण है। प्रमुख मूल कण है या मूल कण है। अब बच्चों दूसरी बात पे आते हैं। प्रोटॉन पर मैंने कहा आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम और इसकी प्रकृति होती है धनात्मक। बच्चों अब तक ज्ञात किसी भी विद्युत आवेशित कण पर इससे कम आवेश नहीं खोजा जा सका है, या इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अब तक इस पृथ्वी पर कोई ऐसा विद्युत आवेशित कण ज्ञात नहीं हो पाया है जिस पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम से कम। इसका मतलब है कि यह सबसे कम आवेश की मात्रा है जो किसी विद्युत आवेशित कण पर उपस्थित है। तो अब चूंकि यहीं से आवेश की मात्रा स्टार्ट होती है विद्युत आवेशित कणों पर, तो साइंटिस्टों ने इसको सरलता से प्रदर्शित करने के लिए इसके लिए उन्होंने एक सिंबल रख लिया 1, या ऐसे कहो कि इसको कह दिया गया इकाई साइंटिस्टों के द्वारा। और जहां जहां ये 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम प्रोटॉन का आवेश आता है वहां पर इसकी जगह हम सिर्फ बनाते हैं 1, और इस तरह से प्रोटॉन का आवेश लिखा जाता है +1। जिस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा जाता है -1, इसी तरह से प्रोटॉन का आवेश लिखा जाता है +1। लेकिन +1 का मतलब होता है +1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन के आवेश को विद्युत आवेश की यूनिट क्यों कहा जाता है। तो इसका सेलेक्टेड वर्ड में मैंने लिख रखा है आंसर, प्रोटॉन का आवेश विद्युत आवेश की यूनिट माना जाता है क्योंकि अब तक ज्ञात किसी भी विद्युत आवेशित कण पर एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश से कम आवेश नहीं है। तो ये बच्चों मैंने प्रोटॉन से रिलेटेड बहुत ही सेलेक्टेड फैक्ट्स आपके सामने रखे, जिससे आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पता चली कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और प्रोटॉन को द्रव्य का मूल कण क्यों कहते हैं। और एक बात और यहां निकल के आई कि क्यों प्रोटॉन के आवेश को यूनिट माना जाता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकें। इसके बाद मैं एनोड किरणों की खोज के बारे में बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको एनोड किरणों के बारे में बताने जा रहा हूं कि एनोड किरणें क्या हैं और इनकी खोज कैसे हुई। बच्चों एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, इन्होंने 1886 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक ली थी विसर्जन नली और उस विसर्जन नली में एनोड को लगाया और कैथोड को लगाया। बच्चों यहां इन्होंने कैथोड जो लिया वो छिद्रित लिया, उसमें छेद थे। इसके बाद इन्होंने इस विसर्जन नली में एक निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप की सहायता से विसर्जन नली के अंदर इन्होंने अल्प दाब उत्पन्न किया, लगभग 0.0001 mmHg के बराबर। इन सब कंडीशन को उत्पन्न करने के बाद इन्होंने इसमें ली एक गैस और कैथोड व एनोड को उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ करके इसके अंदर इन्होंने विद्युत प्रवाहित की, यानी कि विद्युत का विसर्जन किया। इसके विसर्जन के दौरान इन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे एक चमक उत्पन्न हो रही है। इन्होंने इस चमक का पता लगाया तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्हें ज्ञात हुआ कि ये जो चमक है ये कैथोड के छिद्रों से एक प्रकार की अदृश्य किरणों के आ जाने के कारण, यानी कि छिद्रों से अदृश्य किरणें कैथोड के पीछे के क्षेत्र में आ रही हैं और इन्हीं अदृश्य किरणों की वजह से चमक उत्पन्न हो रही है। अब देखो बच्चों, चूंकि ये अदृश्य किरणें छिद्र को बच्चों कैनल कहते हैं, कैनल से होकर जा रही थी, इसलिए गोल्डस्टीन ने इनका नाम रख दिया कैनाल किरणें। क्या नाम रख दिया? कैनाल किरणें। अब दूसरी बात, ये किरणें एनोड से उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इनको एनोड किरणें भी कहा जाता है। बाद में बच्चों रिसर्च करने पे पता हुआ कि ये किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं, इसलिए इनको धन किरणें भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से बच्चों एनोड किरणों के 3 नाम हो गए।
कौन कौन? कैनाल किरणें, एनोड किरणें और धन किरणें। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से इन्होंने किया था। बच्चों ये जो साइंटिस्ट थे, कौन? गोल्डस्टीन, इन्होंने कांच की ली विसर्जन नली। विसर्जन नली बच्चों मैं आपको बता चुका हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यहां इन्होंने दो प्लेटें ली, एक ये प्लेट है, इसको बनाया एनोड, एक दूसरी प्लेट ली और ये प्लेट रखी इन्होंने छिद्रित, इसमें बीच में कर दिए छिद्र इस तरह से, और इसको माना कैथोड, यानी कि कैथोड इन्होंने ली छिद्रित, ठीक। और इसमें लगा दिया एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता है बच्चों निर्वात उत्पन्न करना। ये बच्चों क्या है? वैक्यूम पंप। और बच्चों ये क्या है? ये है आपका एनोड और ये आपका है कैथोड। ये है कैथोड। कैथोड बच्चों है यहां पर छिद्रित, परफोरेटेड, छिद्रित। फिर इसमें इन्होंने गैस भरी। इसके अंदर जो इन्होंने प्रेशर उत्पन्न किया वो लगभग 0001 mmHg, मिलीमीटर एच जी। आपको पता है कि जो दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और सामान्य दाब पर बैरोमीटर में पारा जो है वो 700 mm तक ऊपर चढ़ जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये कितना अल्प दाब है। इसके बाद जब इन्होंने इसमें गैस भरी, फिर इन्होंने यहाँ एनोड को एक वायर से कनेक्ट किया और वायर से कनेक्ट करने के बाद में इसको हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? हाई वोल्टेज सोर्स, उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। कैथोड को भी बच्चों जोड़ दिया ऐसे वायर ला करके, ऐसे इसको भी जोड़ दिया। ये सब करने पर इनको क्या पता चला कि ये छिद्रित कैथोड जो है इसके पीछे चमक उत्पन्न हो रही है। और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू गोल्डस्टीन ने इसका कारण पता किया तो पता चला कि एक प्रकार की अदृश्य किरणें इन छिद्रों को पार कर रही हैं और पार करके कैथोड के पीछे के क्षेत्र में जा रही हैं और इन्हीं की वजह से इसमें कैथोड के पीछे उत्पन्न हो रही है चमक। चूंकि ये छिद्रों को पार कर रही थी इसलिए कैनाल किरणें इनका नाम रख दिया। किसने? गोल्डस्टीन ने। बाद में चूंकि ये किरणें एनोड से आ रही थी इसलिए इनको एनोड किरणें भी कहा गया। और बाद में रिसर्च में पता चला कि ये धन कणों से मिलकर बनी है, इसलिए इनको धन किरणें भी कहा गया। ये सारी थ्योरी मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखी है। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से या डायरेक्ट नोट करना चाहें तो डायरेक्ट नोट करें कॉपी में। बच्चों एक बार मैं रीड किए दे रहा हूं। गोल्डस्टीन 1886 ने ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि एक प्रकार की किरणें कैथोड 2 बार लिख गया बच्चों, एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों में से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं और इस प्रकार कैथोड के पीछे दीप्त यानी कि ग्लो उत्पन्न होती है। गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों यानी कैनाल्स में से निकलकर दूसरी ओर जाती हैं। कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहते हैं क्योंकि ये किरणें एनोड से निकलती हैं। कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होने के कारण धन किरणें भी कहलाती हैं। अब बच्चों आप इसे नोट करें। बच्चों अब मैं आपको एनोड किरणों के गुणों और उनकी प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। एनोड किरणों से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कई साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले। इन्हीं निष्कर्षों को एनोड किरणों के गुणों के नाम से जाना जाता है। बच्चों कई एक्सपेरिमेंटों में से जो मेन कंक्लूजन आए वो कंक्लूजन क्या थे?
एनोड किरणों के रास्ते में बच्चों जब कोई वस्तु रखी गई, जैसे ये वस्तु रख दी गई और इधर से एनोड किरणें आ रही हैं मान लो, और एनोड किरणों के मार्ग में ये वस्तु पड़ रही है और यहाँ कोई पर्दा रखा हुआ है, तो इस वस्तु के बराबर आकार में, इस वस्तु के बराबर छाया इस पर्दे पर बनती है, इस पर्दे पर बनती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एनोड किरणें जो हैं ये सीधी रेखाओं में चलती हैं। और बच्चों एनोड किरणों के रास्ते में जब एक हल्का पहिया रख दिया गया धातु का, बहुत हल्का पहिया रख दिया गया धातु का, और ये घूमने के लिए स्वतंत्र है बच्चों, ये एक पहिया रख दिया गया धातु का जो घूमने के लिए स्वतंत्र था, तो एनोड किरणें जब गुजरी यहां से होकर के, पहिए के ऊपर से होकर के, यानी कि एनोड किरणों के गुजरने के रास्ते में जब ये पहिया पड़ा, तो ये पहिया एनोड किरणों के द्वारा घूमने लगता है। ये ऐसा इसलिए बच्चों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो एनोड किरणें हैं ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं, जिनकी वजह से यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आप जानते हो ऊर्जा का फार्मूला 12mv², यानी कि उन कणों का मास है और वेलोसिटी है, जिस वजह से यहाँ ऊर्जा जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है हल्का पहिया। चूंकि बहुत हल्का पहिया घूम रहा था, इसका मतलब जो कण है वो अति सूक्ष्म है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी हुई। अब बच्चों जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया, एक प्लेट ली गई, दो प्लेटें ली गई, एक प्लेट को धारा स्रोत के प्लस पॉइंट से जोड़ दिया गया, दूसरे को माइनस पॉइंट से, तो आप जानते हो इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब एनोड किरणों को इस विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा गया, तो एनोड किरणें मुड़ गई, यानी विक्षेपित हो गई। किस तरफ बच्चों विक्षेपित हुई? माइनस प्लेट की ओर, माइनस प्लेट की ओर, माइनस प्लेट की ओर विक्षेपित हुई। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये एनोड किरणें जो हैं ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। चूंकि आपको पता है प्लस और प्लस का अट्रैक्शन माइनस की तरफ होता है, तो माइनस की तरफ मुड़ी है, इसका मतलब है कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई। अब बच्चों यहीं पर जब विद्युत क्षेत्र की जगह पे इसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बच्चों दो दंड चुंबक रख दिए गए, एक चुंबक का नॉर्थ पोल इधर कर दिया गया, दूसरे चुंबक का साउथ पोल इधर कर दिया गया, तो बच्चों इनके बीच में उत्पन्न हो गया क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ये एनोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजरी, तो ये सारी एनोड किरणें विक्षेपित हो गई दक्षिणी ध्रुव की ओर। किस तरफ विक्षेपित हुई? दक्षिणी ध्रुव की ओर। बच्चों दक्षिणी ध्रुव ऋणात्मक ध्रुव माना जाता है या ऋणात्मक ध्रुव होता है, तो ये दक्षिणी ध्रुव की ओर विक्षेपित हुई। बच्चों इससे पहले मैंने जो लेक्चर वीडियो अपलोड किया है जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई है, उसमें बाय मिस्टेक मैंने ये बता दिया है कि कैथोड किरणें साउथ पोल की ओर झुकती हैं, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। कैथोड किरणें नॉर्थ पोल की ओर झुकती हैं और एनोड किरणें साउथ पोल की ओर झुकती हैं। उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकले उन्हीं को एनोड किरणों के गुण कहते हैं। और बच्चों एनोड किरणें जो थी ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, ये तो अभी आपको विसर्जन नली वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया। और बच्चों एनोड किरणें जो है धातु की बहुत पतली पन्नी को बेधकर आर पार भी निकल जाती हैं। और एनोड किरणें, इसका मतलब है कि एनोड किरणों में बेधन शक्ति होती है, बेधने की शक्ति होती है। लेकिन बच्चों आपने कैथोड किरणों में भी ये पढ़ा था कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती हैं। जब दोनों में तुलना की गई तो ये पता चला कि एनोड किरणों की जो बेधन क्षमता है वो कैथोड किरणों से कम है। और बच्चों एनोड किरणें जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डाली गई तो इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर दिया। इसका मतलब है कि एनोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इन्हीं सब बातों को समराइज करने पर इसके गुण आ जाते हैं। एक बार देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड किरणों के गुण। नंबर फर्स्ट, एनोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। नंबर सेकंड, एनोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी है। नंबर थर्ड, एनोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन इनके मुड़ने की दिशा कैथोड किरणों से विपरीत होती है, जो बच्चों यहां पर मैंने एक्सप्लेन की है। एनोड किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। एनोड किरणें धातु की बहुत पतली पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती हैं। इनकी बेधन शक्ति कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। एनोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ये बच्चों हो गए
प्रॉपर्टीज हो गई एनोड किरणों की। अब आते हैं बच्चों एनोड किरणों की प्रकृति पर, इनका नेचर कैसा होता है। बच्चों कई साइंटिस्टों में मोस्टली अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने एनोड किरणों की प्रकृति के बारे में कई एक्सपेरिमेंट किए और निष्कर्ष ये निकाला कि एनोड किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई। एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी हुई हैं उनके आवेश, इसको बच्चों मैं अब साफ किए दे रहा हूं, उनके आवेश और द्रव्यमान के बीच में जब उन्होंने अनुपात निकाला किसके किसके बीच में, आवेश E मान लो और द्रव्यमान M मान लो, इनके बीच में जब अनुपात निकाला किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके साइंटिस्टों ने, तो ये पाया कि ये जो अनुपात है ये विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग गैसों की एनोड किरणों के कणों के लिए E/M का मान जो है वो नियतांक नहीं है, इसका मतलब सार्वत्रिक नियतांक ये नहीं है। जबकि बच्चों कैथोड किरणों में आपने पढ़ा था कि E और M का अनुपात सार्वत्रिक नियतांक है, तो बच्चों उसके उलट यहां पर ये अनुपात जो है ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं। E/M का अधिकतम मान बच्चों पाया गया हाइड्रोजन गैस की एनोड किरणों के कणों के लिए, और वो अधिकतम अनुपात पाया गया 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। और हाइड्रोजन गैस की एनोड किरण का जो धनावेशित कण है उसी को बच्चों प्रोटॉन कहा जाता है, उसी को प्रोटॉन कहा जाता है। तो प्रोटॉन को बच्चों H+ से भी डिनोट करते हैं। बच्चों आप देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस पर आ जाता है एक प्लस चार्ज, एक प्लस आवेश आ जाता है। अब आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसमें एक प्रोटॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है। तो आप समझिए ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये डिनोट कर रहा है कि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस वजह से प्रोटॉन को H+ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन गैस की एनोड किरण के धनावेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की खोज हुई। अब आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।